विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। हालांकि तुम्हारे परिवार की संपत्ति यश के परिवार जितनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे संपर्क बहुत अच्छे हैं। आज के समाज में संपर्कों के बिना गुजारा करना नामुमकिन है। यश तुम्हारे परिवार की बदौलत आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसे इसकी कोई कद्र ही नहीं है। वह हर दूसरे दिन तुमसे झगड़ा करता है और यहां तक कि मैं उसका अपना भाई होकर भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहना गलत नहीं होगा कि विक्रम की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला किसी अवार्ड जीतने वाले बेहतरीन एक्टर से कम नहीं थी। असल में आरती ही अड़ियल और जिद्दी स्वभाव की थी। अगर कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वह यश पर चिल्लाने और उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकती थी, लेकिन विक्रम ने अपनी बातों से इसे ऐसा बना दिया मानो हर बार यश ही झगड़ा शुरू करता हो। मेरे लिए तो विक्रम तुम ही सबसे अच्छे हो। सच कहूं तो मेरे मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं है। आरती विक्रम की इन चिकनी चुपड़ी बातों से बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमारे परिवार को यह प्रोजेक्ट मिल गया है। एक बार सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, तो मैं अपनी दादी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हें भी इसमें निवेश करने और हिस्सा लेने का मौका दे। विक्रम के होठों पर एक हल्की और संतुष्ट मुस्कान तैर गई। आरती, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसी समझदार लड़की का मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। दोनों जब एक दूसरे की आंखों में खोए हुए प्यारी बातें कर रहे थे, तभी अचानक आरती का फोन बज उठा। मेरे पापा का फोन है। वो पक्का मुझे कोई खुशखबरी देने के लिए ही फोन कर रहे होंगे। विक्रम ने भी अपनी भौहें उठाईं। उसके चेहरे पर भी खुशी की चमक थी। उसने भी आरती के परिवार के इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, और अब जब उन्हें यह प्रोजेक्ट मिल गया था तो उसे भी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। यश का परिवार तो बस दूसरों के लिए काम कर रहा था। यश तो बस एक हारा हुआ मोहरा था। पापा, क्या कोई खुशखबरी है? आरती ने चहकते हुए पूछा। आरती, तुम अभी के अभी घर आओ। आरती के पिता की सख्त और गुस्से से भरी आवाज गूंजी। हालांकि आरती अभी भी अपने ख्याली पुलाव पकाने में मगन थी और उसने अपने पिता के गुस्से को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। ठीक है पापा, मैं अभी घर आ रही हूं। फोन रखने के बाद आरती ने फिर से विक्रम के गाल को चूमा और बोली, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं तुरंत घर जाऊं। शायद जश्न मनाने की तैयारी है। तुम बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। ठीक है। विक्रम की मुस्कान और भी गहरी हो गई। विक्रम, थोड़ा समय बीतने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाने ले चलूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दादी तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। अगर विक्रम को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था तो उसे हर हाल में आरती की दादी की रजामंदी चाहिए थी, लेकिन आरती को पूरा विश्वास था कि विक्रम यश से सो नहीं बल्कि 1000 गुना बेहतर था। उसे यकीन था कि उसकी दादी उन दोनों के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगी। विक्रम ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आरती खुशी से उछलती हुई अपने घर वापस आई और दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बेसब्री से पूछने लगी, पापा, मम्मी, क्या आप लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने किसी 5 स्टार होटल में टेबल बुक कर ली है या हम दादी के घर जा रहे हैं? उसने जल्दी से दरवाजे पर अपने जूते उतारे और अपने माता पिता के मुस्कुराते चेहरों को देखने की उम्मीद में दौड़कर लिविंग रूम में गई। हालांकि वहां उसका स्वागत उसके पिता के एक जोरदार थप्पड़ ने किया। एक ही झटके में आरती का गाल दर्द से लाल हो गया। पापा, इस अचानक पड़े थप्पड़ से आरती सन्न रह गई। उसने अपने जलते हुए गाल पर हाथ रख लिया और कुछ पल तक वहीं बुत बनकर खड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह अपने पिता पर चिल्ला उठी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी को पिटता देख आरती की मां दौड़कर आई और उसे गले लगाते हुए अपने पति पर भड़क उठी। क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? वह तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अगर ये मेरी सगी बेटी न होती तो मैं इसे यहीं पीट पीट कर मार डालता। आरती के पिता अभी भी गुस्से से आगबूला हो रहे थे। वे आरती को घूरते हुए और हाँफते हुए बोले, जाओ और अपनी इस लाडली बेटी से खुद ही पूछो कि ये क्या गुल खिला रही थी। क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? बचपन से ही नाजों से पली आरती ने आज तक कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पलटकर जवाब दिया, क्या आपको इस वक्त प्रोजेक्ट मिलने का जश्न नहीं मनाना चाहिए? आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? वह विक्रम के साथ एक रोमांटिक कैंडलाइट डिनर छोड़कर इतनी खुशी खुशी घर आई थी और यहां उसे इनाम में क्या मिला? एक जोरदार थप्पड़। आरती,
क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी? जब आरती की मां ने प्रोजेक्ट की बात सुनी तो उनका चेहरा भी उतर गया। यह सब यश के परिवार का किया धरा है। उन्होंने पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे कि वे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन किसे पता था कि वे अपनी कंपनी के अकाउंट में दिक्कत होने का बहाना बनाकर हमें पैसे देने से ही मुकर जाएंगे। और तो और आज बोली लगने के दौरान उन्होंने एक छोटी सी अनजान कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए। क्या? आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। यश के परिवार ने हमारे ही खिलाफ बोली लगाई। फिर क्या हुआ? यश के परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। आरती की मां ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जाहिर है आखिर में प्रोजेक्ट उन्हीं के हाथ लगा। यश का परिवार अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? आरती गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने हमारे परिवार का प्रोजेक्ट छीनने की हिम्मत कैसे की और हमें पैसे देने से भी मना कर दिया? यह तो सरासर धोखा है। अगर उन्हें सिर्फ यही प्रोजेक्ट चाहिए था तो हम समझ सकते थे। आरती की मां ने चिंता भरे स्वर में कहा, एक बार जब तुम्हारी और यश की शादी हो जाती तो उनके परिवार और हमारे परिवार में फर्क ही क्या रह जाता? लेकिन क्या? आरती का सिर चकराने लगा था। वह अब कोई और बुरी खबर नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बोली खत्म हुई, यश के पिता ने सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि हमारे परिवार के साथ उनका सारा समझौता रद्द कर दिया गया है। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अब कभी हमारे साथ कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने उन पुराने प्रोजेक्ट से भी अपना सारा पैसा वापस निकाल लिया है जिन पर हम पहले से काम कर रहे थे। माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आरती लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर ही पड़ी। यश के परिवार की हमारी सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी मदद के बिना वे इतनी तेजी से तरक्की कर ही नहीं सकते थे। अब जब उनका काम निकल गया है तो वे हमें किनारे करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार यश के परिवार को हमें जवाब देना ही पड़ेगा। आरती की मां एक पल के लिए रुकी, फिर कुछ झिझकते हुए पूछा, आरती मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे और यश के बीच कोई बात हुई है? क्या इसी वजह से उन्होंने अचानक यह सगाई तोड़ने का फैसला किया है? आरती की आंखों में पल भर के लिए एक चोर नजर आया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन अगले ही पल यश के उस पागलपन और सालों तक उसके पीछे घूमने की बात याद आते ही उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। भला इसका मुझसे क्या लेना देना हो सकता है? हालांकि आरती का यह जवाब सुनते ही उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर तुमने यश को नाराज करने वाली कोई बेवकूफ़ी नहीं की है तो उसका परिवार अचानक से यह रिश्ता क्यों तोड़ देता? बकवास बंद करो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? हमने न केवल पैसे बचाने के लिए अपनी एक फैक्ट्री बंद कर दी, बल्कि शुरुआती तैयारियों के लिए बैंक से एक भारी भरकम लोन भी लिया है। अब जब यश के परिवार ने इस प्रोजेक्ट पर कब्ज कर लिया है तो वे हमसे सारे नाते तोड़ रहे हैं। वे हमारे परिवार को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने यशवर्धन से इस बारे में पूछा तो उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि अगर मुझे यह जानना है कि सगाई क्यों टूटी तो मुझे घर जाकर अपनी इस लाडली बेटी से पूछना चाहिए। और अब भी तुम यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। न जाने मैंने तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि प्रोजेक्ट मिलने से पहले का यह समय हमारे लिए कितना जरूरी है? तुम्हें यश को खुश रखना चाहिए था, न कि किसी बिगड़ी हुई शादी की तरह अपने नखरे दिखाने चाहिए थे। यह सुनते ही आरती का दिल धक से रह गया। मैं आरती, मुझे सच सच बताओ, आजकल तुम्हारे और यश के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है या तुमने फिर से उससे बात करना बंद कर दिया है? अगर यह सिर्फ एक मामूली कहासुनी है तो हम जाकर उनसे बात कर सकते हैं, वरना अगर इस बार हमारा परिवार सचमुच दिवालिया हो गया तो हम तुम्हारी दादी को क्या मुंह दिखाएंगे? आरती की मां अपनी बेटी के अड़ियल स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझती थी। जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, आरती के पिता ने ठंडी आवाज में पूछा, पिछली बार जब तुम्हारी दादी ने तुम्हें फोन किया था तब क्या तुमने यश को मनाने के लिए कोई तोहफा भेजा था? आरती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पहले से ही घबराई हुई थी। हालांकि जब उसके माता पिता ने उससे सीधे सीधे सवाल किए तब भी उसने अपने अंदर के डर और झूठ को छिपाने की पूरी कोशिश की। पापा मम्मी, मेरे और यश के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? भले ही मैं कभी कभी यश के सामने थोड़ा गुस्सा दिखा देती हूँ,
लेकिन किस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा नहीं होता। मेरे और यश के बीच आजकल कोई भी परेशानी नहीं है और मैं उसके परिवार के साथ हमेशा बहुत अदब से पेश आती हूँ। क्या आप लोग यह बात नहीं जानते? आरती अपनी जगह सही थी। हालांकि वह यश के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन यश के माता पिता के सामने वह हमेशा एक संस्कारी और शरीफ लड़की होने का नाटक करती थी। इसी वजह से यश के माता पिता उसे एक बहुत ही समझदार लड़की मानते थे और उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। वे अक्सर उसे महंगे तोहफे भी भेजते रहते थे। अगर विराज ने यश के पिता यशवर्धन को आरती की असलियत दिखाने का कोई रास्ता नहीं निकाला होता, तो यश का परिवार शायद आज भी यही सोचता रहता कि उनके बेटे यश ने ही आरती को परेशान किया होगा। जब तुमने उनके परिवार के साथ हमेशा इतना अच्छा बर्ताव किया है, तो यशवर्धन अचानक से हमारे इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आरती के पिता ने सवाल किया। मुझे क्या पता, मुझे नहीं लगता कि मैंने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी किया है जिससे वे नाराज हों। पापा, मम्मी, मुझे तो लगता है कि यश के परिवार को अब लगने लगा है कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए वे अब मुंबई के दूसरे बड़े परिवारों से रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। इसमें आप मुझे दोष नहीं दे सकते, मैं भी तो इस सब में एक शिकार ही हूं। आरती के पिता को शुरुआत में उस पर शक था, लेकिन आरती को इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते देख उनका शक भी थोड़ा कम होने लगा। आरती की मां ने तो अपनी बेटी की बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया था। उन्होंने बड़े दुख के साथ आरती के सूजे हुए लाल गाल को छुआ। आरती मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें हमारी वजह से मार खानी पड़ी। सुनिए, आरती और यश के बीच तो आजकल सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यशवर्धन ऐसा जता रहा है मानो हमारी बेटी ने ही उन्हें नाराज करने के लिए कुछ किया हो। मुझे तो लगता है कि वे जानबूझकर हमसे पंगा ले रहे हैं। वे बस हमारा इस्तेमाल करके हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं। यशवर्धन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे परिवार को इस तरह से दबाना इतना आसान है? आरती के पिता ने गुस्से से अपना हाथ जोर से कॉफी टेबल पर दे मारा। हमारे परिवार ने हमेशा यश के परिवार का साथ देने के लिए दिन रात एक किया है, लेकिन अब जब उनका काम निकल गया है तो वे हमसे आंखें फेर रहे हैं। यह हमारे परिवार का सरासर अपमान है। अपने माता पिता को अपने साथ देखकर आरती का चिंतित मन शांत हो गया। सौभाग्य से वह अच्छा बर्ताव करना बखूबी जानती थी और आमतौर पर अपने माता पिता के सामने बहुत ही समझदारी और सलीके से पेश आती थी, जिसके कारण वे उसकी बहुत तारीफ करते थे। और वह मूर्ख यश हमेशा अपने माता पिता के सामने उसका बचाव करता था। इसलिए यश का परिवार उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में पाकर काफी संतुष्ट था। हालांकि उसके माथे पर तुरंत फिर से सिकुड़न आ गई। यशवर्धन अचानक उससे इतना नाखुश क्यों हो गया और सगाई क्यों तोड़ना चाहता था? उसे पूरा यकीन था कि यश वो बेवकूफ उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। भले ही यश जानता था कि आरती उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह बेशर्मी से उससे चिपका रहता था। सगाई नहीं तोड़ता था और अपने माता पिता के सामने कभी उसकी कोई बुराई नहीं करता था। विक्रम को सबके सामने स्पोर्ट्स कार तोहफे में देना और इस तरह खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करना यश को और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस कराएगा, ताकि आरती उसे छोड़कर न जाए। यश को उसका और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार क्या यश का अपने कपड़े पहनने का ढंग बदलना और रिया जैसी मामूली सी दिखने वाली लड़की के साथ जानबूझकर करीबियां बढ़ाना सिर्फ उसका ध्यान खींचने की एक चाल नहीं थी? आरती के दिल में यश उस पालतू कुत्ते की तरह था जिसे वह अपनी मर्जी से कभी भी पास बुला सकती थी और कभी भी दूर धकेल सकती थी, और जो बिना किसी शर्त के उसकी रक्षा करेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन यश का परिवार अपना निवेश वापस क्यों ले रहा था और सबके सामने सगाई तोड़ने का ऐलान क्यों कर रहा था? आरती ने झुंझलाहट में अपने बाल खींचे। भाड़ में जाए सब, यह पक्का फिर से यश का ही काम होगा। यश इस नए और अजीब तरीके का इस्तेमाल करके उसे खतरे का एहसास कराना चाहता था, ताकि वह मजबूर होकर अपनी मर्जी से उससे शादी कर ले। यह तो सरासर घिनौना है। यह सोचते ही आरती का चेहरा अचानक सख्त हो गया। यश उसे इतने घिनौने तरीके से वापस पाना चाहता है, वह सपने देख रहा है। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, हमें अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं मिला है, क्या आप कोई उपाय सोच सकते हैं? अब मैं क्या करूं? आरती के पिता ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। चूंकि वह प्रोजेक्ट पहले ही यश के परिवार के हाथ में आ चुका है, इसलिए कंपनी को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है कि यश का परिवार हमें अपने साथ शामिल करने के लिए राजी हो जाए।
और हम जितना हो सके अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। अगर यश का परिवार मान जाता है तो हमारे दोनों परिवारों के बीच के रिश्तों को सुधारने का अभी भी मौका है। लेकिन अगर वह धूर्त यशवर्धन सचमुच अपनी मनमानी करता है और हमसे सारे रिश्ते तोड़ लेता है, तो मैं यश के परिवार के उस घिनौने चेहरे को सबके सामने उजागर कर दूंगा जो काम निकलने के बाद मुंह फेर लेते हैं। जब हम यश के परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि भविष्य में कौन सी कंपनी उनके साथ काम करने की हिम्मत करेगी और कौन सा परिवार अपनी बेटी की शादी उनके परिवार में करने की हिम्मत करेगा। यह सुनकर आरती को तुरंत अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस हुआ। पिताजी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम यश के परिवार को किसी भी कीमत पर खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। हाँ आरती, मैंने पहले सोचा था कि यश एक ऐसा लड़का है जिसके हाथों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी सौंप सकते हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार इतना नीच निकलेगा। हाँ बेटी, तुम इतने समय से यश के परिवार को खुश करने की कोशिश कर रही हो। यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अपने माता पिता के ऐसे सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर आरती ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगली सुबह आरती कई जगहों पर भटकी और आखिरकार उसे यश और विराज एक कॉफी शॉप में मिल गए। वह गुस्से में तमतमाते हुए यश के पास पहुंची। यश, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ कितनी नरमी से पेश आने की कोशिश की है ना? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने एहसान फरामोश और घटिया इंसान निकलोगे। अब जब तुम्हें अपना नया प्यार मिल गया है तो तुम मुझे छोड़ दोगे और हमारी सगाई तोड़ दोगे, है ना? यह शादी हमारे दोनों परिवारों ने मिलकर तय की थी। तुम्हें इसे अपनी मर्जी से अकेले ही तोड़ने का क्या अधिकार है? तुम्हारे परिवार को वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और अब तुम लोग हमें किनारे करके हमारी पीठ पीछे सारा मुनाफा खुद हड़पना चाहते हो। ऐसा सोचना भी मत। आरती का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने एक अच्छे परिवार की लड़की से उम्मीद किए जाने वाले संयम को पूरी तरह से खो दिया था। उसने यश की ओर उंगली उठाते हुए अपशब्दों की झड़ी लगा दी, जिससे आसपास बैठे अन्य ग्राहकों का ध्यान भी उनकी ओर खींचने लगा। आरती के इन बेबुनियाद और तीखे आरोपों को सुनकर भी यश ने पलक तक नहीं झपकाई। इसके बजाय उसने एकदम शांत और भावहीन चेहरे के साथ अपने सामने रखा कॉफी का कप उठा लिया। तुम मुझसे यहां सिर्फ यही कहने आई थी, नहीं तो और क्या? यश के इस ठंडे और रूखे रवैये को देखकर आरती आग बबूला हो गई। वह प्रोजेक्ट हमारे परिवार का होना चाहिए था। तुमने हमारा प्रोजेक्ट चुराया है। क्या तुम्हें मुझे कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? यहां तक कि पास बैठा विराज भी आरती के इस बेतुके और झगड़ालू रवैये को देखकर हैरान रह गया। उसे पहले लगता था कि ढिठाई के मामले में कोई भी विक्रम की बराबरी नहीं कर सकता। अब तो ऐसा लग रहा था कि आरती ने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये दोनों एक जैसे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। आरती, तो क्या तुम ये कह रही हो कि मैं एहसान फरामोश हूं? यश ने एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन अब उसके दिल में आरती के लिए केवल निराशा ही बची थी। यही वह लड़की है जिसे वह हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था और जिसकी हर हाल में रक्षा करना चाहता था। वह पहले सचमुच प्यार में अंधा था। उसने सीधे आरती की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, किसने कहा कि दोनों परिवारों के बीच तय हुई सगाई तोड़ी नहीं जा सकती? और किसने कहा था कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? और अगर तुम्हारे परिवार का दबाव न होता तो तुम मेरी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। अब जब मैं खुद ही ये सगाई तोड़ रहा हूं तो क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? आरती हक्की बक्की रह गई और उसने गुस्से से यश को घूरते हुए उसे कड़ी चेतावनी दी। यश, मुझे ये सब फालतू की बकवास मत सुनाओ। यह सगाई किसी भी कीमत पर तोड़ी नहीं जा सकती। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी अपने पिता को फोन करो और उनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करो जो उन्हें मिला है, ताकि हम दोनों परिवार मिलकर उस पर काम कर सकें। अगर तुम इसके बाद भी सगाई तोड़ने की जिद करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे बर्बाद हुए सालों के लिए मुझे हर्जाना देना होगा और भविष्य में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी चीजें बिना किसी शर्त के हमारे परिवार को सौंपनी होंगी। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी, वरना मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगी और फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आरती ने अपना आखिरी दांव चला। वह अच्छी तरह जानती थी कि यश उससे कितना पागलों की तरह प्यार करता है और वह किसी भी कीमत पर उससे हमेशा के लिए दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यश के हाल ही में इतना बड़ा तमाशा करने के पीछे का कारण केवल उसका ध्यान अपनी ओर खींचना और उसे वापस पाना ही तो था। उस बदनाम लड़की रिया को अपने साथ घुमाना भी सिर्फ उसे चिढ़ाने और जलन महसूस कराने के लिए था। इसलिए इस बार वह यश से मिलने आई थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह पहले की तरह ही फिर से उसकी हर बात मान लेगा जब भी वह गुस्सा होती और उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी देती। यश एक कुत्ते की तरह उसके सामने घुटने टेककर पूंछ हिलाते हुए माफी मांगने लगता था। हालांकि इस बार आरती को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह घमंड बुरी तरह से टूटने वाला है। आरती के गुस्से से तमतमाए और बेहद बेशरम चेहरे को देखकर यश को अचानक ऐसा लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। मैं पहले आरती से इतना प्यार क्यों करता था? आखिर क्यों? उसे हमेशा लगता था कि आरती में बस एक बिगड़ी हुई शहजादी जैसी आदतें हैं जिन्हें वह प्यार से बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन अब उसे आखिरकार यह एहसास हो गया था कि आरती न केवल बदमिजाज थी, बल्कि उसका दिल भी पूरी तरह से काला और स्वार्थी था। आरती, मैं सच में आंधा था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया। तुमने क्या कहा? आरती की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर से कहना। मैंने कहा, मुझे खुद पर पछतावा है। मुझे घिन आती है कि मैंने तुम्हारे जैसी लड़की को अपना दिल दिया था। इतना कहकर यश अपनी जगह से उठा और कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। यश, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहीं रुक जाओ। आरती ने गुस्से में अपने पैर पट, लेकिन यश पीछे मुड़े बिना ही चला गया। कॉफी शॉप में मौजूद ग्राहकों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और तेजी से बाहर भाग गई। उस क्षण उसे लगा कि यश नखरे दिखा रहा है कि वह जानबूझकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा और उसके बाहर आने का इंतजार करेगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यश के परिवार द्वारा जीती गई परियोजना अभी भी बोली प्रक्रिया में थी और अंतिम परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसलिए संबंधित कर्मचारियों के अलावा किसी को भी इसके विवरण की जानकारी नहीं थी। चूंकि आरती यह दावा कर रही थी कि उसकी कंपनी इस बोली को निश्चित रूप से जीतेगी, इसलिए अग्रवाल ग्रुप के सभी कर्मचारियों को लगा कि आरती की कंपनी ने ही वह प्रोजेक्ट जीत लिया है। जब भी वे कंपनी में आरती से मिलते, वे हमेशा उसके पास जाकर उसकी चापलूसी करते। लेकिन आरती को कर्मचारियों की चापलूसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी वह विक्रम से मिलने अग्रवाल निवास आती थी, तो उसका ध्यान हमेशा भटकता रहता था और विक्रम के प्रति उसका रवैया पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं था। विक्रम ने स्वाभाविक रूप से आरती के असामान्य व्यवहार को देखा और मन ही मन अनुमान लगाया कि शायद पिछले कुछ दिनों में यश में आए बदलावों के कारण आरती डगमगा रही थी। उसे चिंता थी कि अब जब आरती के परिवार को एक बड़ी परियोजना मिल गई है और वे मुंबई की शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल होने वाले हैं, तो वे अहंकारी हो जाएंगे और एक छोटी कंपनी के महाप्रबंधक होने के नाते उसे नीचा समझेंगे। हालांकि विक्रम का इरादा कभी भी आरती को अपनी आधिकारिक पत्नी बनाने का नहीं था, फिर भी वह इससे मिलने वाले लाभों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। आरती ने उससे वादा किया था कि उसके परिवार द्वारा प्रोजेक्ट हासिल कर लिए जाने के बाद वह उसे इसके विकास में शामिल कर लेगी। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह आरती के साथ अपने रिश्ते को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दे सकता था। इसलिए विक्रम ने एक बार फिर आरती के प्रति चिंता दिखाना शुरू कर दिया और उसका रवैया पहले से भी अधिक सौम्य हो गया। उसने तो यहां तक पहल करके आरती को फिल्म देखने के लिए भी आमंत्रित किया। जैसे ही दोनों ने फिल्म के टिकट खरीदे और थिएटर में प्रवेश करने ही वाले थे कि आरती को उसकी दादी का फोन आया। आरती विक्रम से बचते हुए चुपचाप एक तरफ चली गई। लो दादी, कंपनी में सब कैसा चल रहा है? आरती, यश का परिवार तो हद ही पार कर रहा है। फोन पर बूढ़ी औरत की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वे हमारे परिवार से सुलह करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वह कमीना यशवर्धन मेरा फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं उससे बड़ी हूं, फिर भी वह मुझे इज्जत तक नहीं देता। यश का परिवार एक सहयोग समझौते का मसौदा तैयार करके हमारी समस्याओं को आसानी से हल कर सकता था, लेकिन उन्होंने निष्क्रिय रहना चुना। वे हमें बर्बादी की कगार पर धकेल रहे हैं। क्या उस बूढ़े आदमी को पुरानी दोस्ती की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आरती भी गुस्से से भड़क उठी। जैसा बाप वैसा बेटा, उनका पूरा परिवार ही निकम्मा है। यश का परिवार इतना निर्दयी और अन्यायपूर्ण है। मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दादी क्रोध और निराशा से अंधी हो गई थी।
क्या यशवर्धन को लगता है कि मेरा फोन न उठाकर वह चैन से सो सकता है? वह सपने देख रहा है। मैं यश के परिवार का असली चेहरा सबको दिखाऊंगी और उन्हें मुंबई के व्यापारिक जगत में फिर कभी सिर ऊंचा करके चलने नहीं दूंगी। दादी, आप क्या करने वाली हैं? चिंता मत करो आरती, इस बार दादी तुम्हें न्याय दिलाएंगी। दादी ने आत्मविश्वास से कहा। मैं सबको बता दूंगी कि यश एक धोखेबाज और घटिया इंसान है। दादी, कृपया जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। आइए मिलकर योजना पर चर्चा करें। इससे पहले कि आरती अपनी बात पूरी कर पाती, दादी ने फोन काट दिया। शायद आरती के उग्र चेहरे के भाव थोड़े डरावने थे, क्योंकि विक्रम उसके पास जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। आरती, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या यश ने तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए फोन किया था? नहीं विक्रम, ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूं। आरती ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेचैन महसूस कर रही थी। उसके मन में कई सवाल गूंज रहे थे। यश के परिवार में आखिर क्या चल रहा है? क्या यश नखरे दिखाकर उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था? उसने अभी तक मेरे परिवार से माफी मांगने की पहल क्यों नहीं की है? अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। विक्रम ने सोचा कि यश फिर से आरती को परेशान कर रहा है, जिससे आरती विचलित हो रही है। इसलिए उसने आरती की कमर में हाथ डाला और उसे थिएटर की ओर ले गया। उसने कपल्स के लिए सीटें बुक की थीं और खास तौर पर एक रोमांटिक फिल्म चुनी थी। इस माहौल में क्या आरती पूरी तरह से उसके वश में नहीं हो जाएगी? पिछले 2 दिनों में यश ने पहले तो अपने पहनावे का तरीका बदला और फिर रिया के साथ खूब प्यार भरी बातें करने लगा। क्या उसे लगता है कि रिया उसकी चालों को समझ नहीं पा रही है? हालांकि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंततः उसे अपने इस प्रतिद्वंद्वी के सामने हार ही माननी पड़ेगी। अग्रवाल ग्रुप, यह वीकेंड का दिन था, लेकिन वार्षिक बैठक और छुट्टियों के एक साथ आने के कारण सभी कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहे थे। लंच के समय चूंकि विराज एक क्लाइंट से मिलने बाहर गया था, इसलिए यश अकेले खाना खाने के लिए स्टाफ कैंटीन में चला गया। खाना खाने आए अन्य कर्मचारियों ने यश को अकेला देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। क्या प्रेसिडेंट यश आज ओवरटाइम कर रही हैं? बॉस विक्रम भी यहाँ नहीं है, बॉस डेटिंग में व्यस्त हैं। तो प्रेसिडेंट यश जैसे अकेले इंसान के पास ओवरटाइम करने के अलावा और क्या विकल्प है? तो लगता है अफवाहें सच थीं। बॉस और आरती का रिश्ता पक्का हो गया। यह झूठ कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि आरती ने बॉस को स्पोर्ट्स कार की चाबियों के साथ अपने प्यार का इजहार किया था। लेकिन क्या यह नहीं कहा जाता था कि आरती प्रेसिडेंट यश की मंगेतर है? कौन सी मंगेतर? आरती ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। यह शायद यश की कोरी कल्पना है। स्वाभाविक रूप से विक्रम कंपनी के भीतर अपने लिए हानिकारक किसी भी अफवाह को फैलने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने आरती से यह स्पष्ट करवा दिया था कि उसका और यश का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आरती विक्रम के सौम्य व्यवहार से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। चूंकि अग्रवाल परिवार का यश के परिवार से कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, इसलिए उसने टी रूम के पास से गुजरते हुए किसी से फोन पर बात करने का बहाना किया। लेकिन वास्तव में उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में यश के साथ अपने रिश्ते पर सफाई दी थी। उसने कहा था कि उन दोनों के बीच कोई सगाई नहीं हुई थी और यह सब यश की कोरी कल्पना और उसका बेशर्मी से पीछा करने का नतीजा था। जब खुद आरती ने ऐसी बात कह दी तो सुनने वालों ने भी स्वाभाविक रूप से अपना नजरिया बदल लिया। एक तरफा प्यार करने वाले आशिक का किरदार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वह जुनूनी और जिद्दी हो जाए तो कोई भी महिला उसे पसंद नहीं करेगी। जूनियर महिला कर्मचारी जो शुरू में यश के नए और आकर्षक लुक के कारण उससे मोहित हो गई थीं, उन्होंने भी तुरंत अपना मन बदल लिया और कहा कि वे यश जैसे जिद्दी और जुनूनी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि भविष्य में ऐसे लोग घरेलू हिंसा तक कर सकते हैं। यश इन बातों से पूरी तरह अनजान था और न ही उसे इस बात का पता था कि आरती सबके सामने उस पर कीचड़ उछाल रही है। लंच खत्म करने के बाद वह अपने ऑफिस में लौटने ही वाला था कि तभी एक जूनियर असिस्टेंट हौंकते हुए उसके पास दौड़ता हुआ आया। प्रेसिडेंट यश, कृपया नीचे जाकर एक नजर डालिए। क्या हुआ? अपने असिस्टेंट के चिंतित चेहरे को देखकर यश ने अपनी चाल तेज की और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। लॉबी में एक बूढ़ी औरत हंगामा कर रही है और कह रही है कि वह आपसे मिलना चाहती है। एक बूढ़ी औरत? यश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे बूढ़ी औरत की पहचान के बारे में कुछ अंदाजा हो गया था। जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची
तो यश अभी बाहर ही निकला था कि उसने लॉबी से आती हुई तीखी, चुभने वाली और कर्कश आवाजें सुनी। यश कहाँ है? उसे बोलो कि यहाँ आ जाए। अगर आज मुझे यश नहीं मिला तो मैं तुम्हारी कंपनी को तहस नहस कर दूंगी। यश ने लॉबी की ओर देखा और उसे सफेद बालों वाली एक छोटे कद की बुजुर्ग महिला को हंगामा करते हुए पाया। रिसेप्शन डेस्क पर रखे दोनों फूलदान उसने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। रिसेप्शनिस्ट बूढ़ी औरत के बगल में कांपती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और चेहरे पर उंगलियों के लाल निशान साफ उदिख रहे थे। तुमने सिक्योरिटी को क्यों नहीं बुलाया? यश ने अपने असिस्टेंट से ठंडे लहजे में पूछा। उसने कहा कि वह राजपूत ग्रुप की मालकिन है। असिस्टेंट ने असहजता से कहा, हालांकि दोनों कंपनियों के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, फिर भी मैं ऐसे किसी बड़े व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। यश ने अपना गुस्सा दबाया और जल्दी से आगे बढ़ गया। जब उसने ऊपर एक बूढ़ी औरत को हंगामा करते सुना था तो उसने अनुमान लगा लिया था कि यह आरती की दादी हो सकती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका परिवार इतना बेशर्म होगा कि यहाँ कंपनी में आकर ऐसा हंगामा करेगा। यह तमाशा बंद कीजिए। यश की भारी आवाज ने लॉबी में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया, लेकिन तुरंत ही एक और चिंगारी भड़क गई। यश, आखिरकार तुमने अपनी शक्ल दिखा ही दी। जब दादी ने यश को देखा तो वह गुस्से से तिल मिलाकर उसकी ओर दौड़ी और उसे पीटने की कोशिश करने लगी। अरे नीच लड़के, हमारे परिवार ने आरती को तुम्हारे हवाले किया था, उसे बर्बाद करने के लिए नहीं। अब जब तुम्हारा परिवार समृद्ध हो गया है तो तुम हमारा इस्तेमाल करने के बाद हमें छोड़ना चाहते हो। आज मैं सबको तुम्हारा असली निर्दयी चेहरा दिखाऊंगी। दादी, कृपया थोड़ा तो आत्मसम्मान रखिए। हालांकि यश बेहद गुस्से में था, लेकिन उसकी परवरिश उसे किसी बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए वह बस दादी के हमलों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर भी दादी के नाखूनों से उसके गाल पर खरोंच आ ही गई, जहां से हल्का सा खून रिसने लगा था। तुम धोखेबाज कमीने हो। आसपास इकट्ठी होती भीड़ को देखकर दादी ने अपनी आवाज और भी तेज कर ली। वह कौन था जो हमारी आरती के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता था और कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है? तुम्हारी हैसियत हमारी आरती के लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे परिवार ने आरती की सगाई तुमसे सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि हमें लगा था कि तुम ईमानदार और भरोसेमंद हो। लेकिन अब जब तुम्हारे परिवार की कंपनी खूब फल फूल रही है तो तुम हमसे मुंह मोड़कर किसी अमीर परिवार में शादी करके सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आरती के परिवार वाले मूर्ख हैं जो चुपचाप तुम्हें हमारा फायदा उठाने देंगे? आरती से तुम्हारी शादी के लिए हामी भरकर मैं जरूर अंधी हो गई थी। बिना रुके दादी ने यश की ओर उंगली उठाते हुए उसे कोसना जारी रखा। अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने कमजोर होने का नाटक किया ताकि आसपास खड़े लोगों की सहानुभूति बटोर सकें। अगर तुमने आरती को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे अपने पीछे पागल न किया होता तो मैं अपनी पोती को इस नर्क में कभी न धकेलती। तुम्हारे यश के परिवार को लगता है कि हम आसानी से दब जाएंगे। तुम मेरी पोती की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और आरती के परिवार का सब कुछ निचोड़कर हमें किनारे कर देना चाहते हो। आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि तुम और तुम्हारा परिवार कितने घिनौने हो। जब यश ने दादी की जोरदार फटकार सुनी तो वह एक पल के लिए अपने गाल पर लगे घाव का दर्द भी भूल गया। क्या ये सच में आरती के परिवार की वही दयालु और सौम्य दादी हैं? छुट्टियों के दौरान वह खुद उपहार लेकर आरती के घर जाकर दादी से मिलने जाया करता था। उस समय दादी उसकी बहुत तारीफ करती थी और उसे बिल्कुल अपने सगे पोते की तरह मानती थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने खड़ी वह बुजुर्ग औरत किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी, जिसे सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उनका यह रूप बेहद घिनौना था। इसके अलावा उनकी बातों से यह भी साफ हो गया था कि आरती के परिवार ने कभी उसे आरती के लायक जीवन साथी नहीं माना था। अंततः यह सब सिर्फ उसकी कोरी कल्पना और उसके अकेले के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा था। हे यश ने खुद पर ही तरस खाते हुए एक फीकी सी हंसी हंसी। उसे समझ आ गया कि आरती के परिवार की नजर में उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं थी। एक पल के लिए यश खुद को बहुत हताश और निराश महसूस करने लगा। उसने सचमुच दादी को अपने ही परिवार का हिस्सा माना था, यहां तक कि यह जानने के बाद भी कि आरती उसके पीठ पीछे उसके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ रिश्ता रख रही थी।
उसने आरती के परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति मन में कोई खटास नहीं रखी थी। उसने तो दादी को हमेशा अपने बड़ों की तरह सम्मान देने का सोचा था। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बदले में अंततः उसे केवल निर्मम उपहास और गालियां ही मिलेंगी। ये कैसा चेहरा बना रहे हो? तुम ऐसा क्यों जता रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया हो? यह मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम काफी समय से आरती को उस छोटी सी बचलन लड़की के साथ धोखा दे रहे हो। तुम पहले ही आरती से सगाई कर चुके थे, फिर भी तुम उसके प्रति वफादार नहीं रहे और उसे धोखा दिया। अंत में तुमने यशवर्धन को उकसाकर हमारे परिवार के साथ अनुबंध तोड़ दिया, हमारे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए और हमें दिवालिया कर दिया। तुम तो किसी पत्थरदिल इंसान से भी ज्यादा निर्दयी हो। जैसे ही दादी ने बोलना खत्म किया, नीचे कुछ हंगामा होने की खबर सुनकर विराज भी दौड़कर वहां पहुंच गया। दादी की भयंकर गालियों को सुनकर वह तुरंत ही तमाशबीनों की भीड़ चीरते हुए आगे आया। बुढ़िया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? भला प्रेसिडेंट यश की सगाई आरती से कैसे हो सकती है? दादी जब अपना गुस्सा निकाल ही रही थी, तभी उन्होंने सुना कि कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत कर रहा है। उनकी तीक्ष्ण निगाहें सीधे विराज पर टिक गईं। यह नामुमकिन कैसे है? मैं आरती की दादी हूं, मेरे शब्द झूठे कैसे हो सकते हैं? फिर मानो कुछ एहसास होने पर वह एक बार फिर दुखी होने का नाटक करने लगी। क्या वो कमीना यश कंपनी में हमेशा से ही कुंवारे होने का नाटक कर रहा था? उसने यही कहा था ना कि उसकी हमारी आरती से सगाई नहीं हुई है। तुम सब उसके झांसे में आ गए। वह और मेरी पोती बचपन से ही साथ थे। जब वह 18 साल का हुआ तो हमारे दोनों परिवारों ने उनकी सगाई कर दी थी। हमारे करीबी सभी परिवार जानते हैं कि वे लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। मेरी पोती हमेशा से यश के परिवार में शादी करके एक अच्छी पत्नी और बहू बनना चाहती थी। वह हमेशा यश और उसके परिवार की हर बात मानती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यश का परिवार यूं ही उससे मुंह मोड़ लेगा और सगाई तोड़ देगा। आप सभी लोग ही फैसला कीजिए। मेरी पोती 18 साल की थी जब उसका यश से रिश्ता जुड़ा था। अब जब यश के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो यश उससे मुंह मोड़ रहा है और उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? यश, तुम्हें आज ही आरती के परिवार को सफाई देनी होगी, वरना मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। दादी के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। क्या आरती वास्तव में यश की मंगेतर है? लेकिन क्या यह बुढ़िया गुस्से में पागल हो गई है? वह ऐसी बेतुकी बातें क्यों करने लगी है? उसने तो यहां तक कह दिया कि आरती यश से शादी करने के लिए मरी जा रही थी, जो कि एक सरासर मजाक है। दादी ने पहले सोचा था कि भीड़ यश की निंदा करने में उनका साथ देगी, लेकिन उन्हें यश के लिए कोई गालियां सुनाई नहीं दी। वह उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। उन्होंने तुरंत ही वहां मौजूद लोगों की आंखों में अजीबोगरीब भावों को महसूस किया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। विराज ने व्यंग्य करते हुए फिर कहा, तुमने प्रेसिडेंट यश को बदनाम करने के लिए ऐसे घिनौने झूठ गढ़े हैं। आरती मेरे बड़े भाई विक्रम की प्रेमिका है, मेरी होने वाली भाभी है। भला वह प्रेसिडेंट यश से सगाई कैसे कर सकती है? बकवास। जब दादी ने देखा कि विराज बार बार उनसे सवाल कर रहा है तो वह क्रोधित हो उठी। तुम हो कौन? मेरी पोती तुम्हारी भाभी कैसे हो सकती है? अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। आप बेवजह क्यों गुस्सा कर रही हैं? बुढ़िया, आरती मेरे बड़े भाई विक्रम की प्रेमिका है। कंपनी में हर कोई यह जानता है। अब आप मेरे भाई की कंपनी में हंगामा करने और एक तीसरे इंसान के तौर पर उसकी बदनामी करने आई हैं। क्या आपने इसके अंजाम के बारे में सोचा है? यह सुनकर दादी स्तब्ध रह गईं। उन्हें बस इतना पता था कि यश अग्रवाल ग्रुप में काम करता है और गुस्से के आवेग में आकर वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने आ गई थीं। अब जब उन्हें ध्यान से पीछे मुड़कर सोचा तो उन्हें याद आया कि आरती ने कहा था कि यश शायद उसके किसी दोस्त की कंपनी में काम करता है और यहां तक कि उस कंपनी में उसके शेयर्स भी हैं। उन्होंने अपना मुंह खोला और कुछ अनमने ढंग से यश को देखने लगी। यश के चेहरे पर खरोंच के निशान देखकर उन्होंने अचानक शर्मिंदगी से अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, वसी तरफ मोड़ लिया। आखिर चल क्या रहा है? विराज के शब्दों ने वहां मौजूद लोगों को सच्चाई का एहसास कराया और उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई। दादी द्वारा थप्पड़ खाई गई रिसेप्शनिस्ट तेजी से चलकर वहां पहुंची। क्या आप सचमुच आरती की दादी हैं? तो फिर आपको यह कैसे नहीं पता कि आरती प्रेसिडेंट यश को बिल्कुल पसंद नहीं करती? आरती ने तो पहले ही कहा था
कि सगाई प्रेसिडेंट यश की ओर से सिर्फ एक ख्याली पुलाव था और दोनों परिवारों ने वास्तव में कभी कोई फैसला लिया ही नहीं था। इसके अलावा एक हफ्ते पहले ही आरती ने कंपनी के दरवाजे पर हमारे बॉस के सामने सबके बीच अपनी भावनाओं का इजहार किया था और यहाँ तक कि उन्हें अपने प्यार के प्रतीक के रूप में एक स्पोर्ट्स कार भी भेंट की थी। तुम बकवास कर रही हो। दादी बेहद गुस्से में थीं और किसी भी कीमत पर इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रही थीं। तुम सब मिले हुए हो। यश ने तुम्हें इस तरह का झूठ बोलने के लिए कितना पैसा दिया है? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने पलटकर जवाब दिया। आरती ने सबके सामने बीच हफ्ते में अपना प्यार कबूला था। कई कर्मचारियों ने खुद अपनी आंखों से देखा है और कुछ ने तो इसका वीडियो भी बनाया है। बिल्कुल सही। यश को पता चल गया था कि आरती और हमारे बॉस विक्रम उसकी पीठ पीछे एक होटल में गए थे और इस बात पर आरती से उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। हमने पहले सोचा था कि बॉस विक्रम ने अपने ही अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है, लेकिन आरती ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को झूठा बताया और कहा कि वह सिर्फ हमारे बॉस विक्रम को पसंद करती है और यश से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी पोती ने खुद कहा कि प्रेसिडेंट यश के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं कहना चाहती तो किसी ने उस पर बंदूक रखकर तो बुलवाया नहीं था, है ना? शुरू में आरती की सफाई और विक्रम के चरित्र पर अपने भरोसे के कारण कंपनी के सभी कर्मचारियों को लगा था कि आरती का वास्तव में यश के साथ कोई संबंध नहीं था और यह केवल यश था जो एक तरफा आरती के पीछे पड़ा था। हालांकि दादी ने अभी जो कहा था उससे सीधे तौर पर यह साबित हो गया था कि आरती झूठ बोल रही थी। आरती की सगाई पहले ही यश से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह यश की पीठ पीछे उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक होटल में गई थी। इस शुरुआती सदमे के बाद कर्मचारियों ने आपस में ऐसे फुसफुसाना शुरू कर दिया मानो उन्हें कोई बहुत बड़ा राज पता चल गया हो। हे भगवान, हमारे बॉस विक्रम तो असल में किसी औरत का घर तोड़ने वाले इंसान निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बॉस विक्रम इस तरह के इंसान होंगे। वे और यश कितने पक्के दोस्त हैं। यश तो उनकी मदद करने के लिए कंपनी में काम करने भी आए थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? भले ही वो मेरे बॉस हो, मैं फिर भी उन्हें गलत ही कहूंगी। दूसरों का घर तोड़ने वालों को हमेशा अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वैसे क्या तुमने सुना? आरती जिस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में इतनी डींगे मारती रहती थी, वो काम आरती के परिवार को मिला ही नहीं। अगर मैं यश के परिवार से होता तो मैं भी कभी उनके साथ काम करना जारी नहीं रखता। मैंने तो यह भी सुना है कि आरती के परिवार ने यश के परिवार की वजह से ही कुछ पैसा कमाया है। उन्होंने जिन भी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया उनमें से ज्यादातर में यश के परिवार ने ही पैसा लगाया था। यश के परिवार के बिना आरती के परिवार को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। आरती ने अपने मंगेतर को धोखा देने की जुर्रत की और उसकी दादी में हमारी कंपनी में आकर हंगामा खड़ा करने की हिम्मत आ गई। मैंने ऐसा बेशर्म परिवार आज तक नहीं देखा। आसपास की ये बातें धीरे धीरे और तेज होती गईं और इन लोगों ने दादी से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। जब दादी ने अपने परिवार पर कसे जा रहे तानों और गालियों को सुना तो वह गुस्से से पीली पड़ गईं और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वह आज पूरे जोश के साथ अग्रवाल ग्रुप में आई थीं ताकि आरती और अपने परिवार के लिए इंसाफ मांग सके और यश के परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला सकें। हालांकि उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस हंगामे से न केवल उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें यश के परिवार द्वारा सगाई तोड़ने की असली वजह भी पता चल जाएगी। आरती ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि यश को छोड़ने वाली वह खुद थी और उसी ने सबके सामने अपनी सगाई से इनकार किया था। यह सबके सामने उनके लिए एक तरह से करारा तमाचा था। विराज भीड़ में खड़ा होकर यह सारा तमाशा देख रहा था और बीच बीच में तिरछी नजरों से कंपनी के दरवाजे की ओर देख लेता था। उसने अभी अभी विक्रम को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, लेकिन सीधे तौर पर यह कहने के बजाय कि दादी यहां मुसीबत खड़ी करने आई हैं, उसने एक बहाना बनाया कि एक बहुत बड़ा क्लाइंट उनके साथ डील फाइनल करने के लिए कंपनी में आया है। विराज जानता था कि विक्रम के लालची स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आएगा, इस डर से कि कहीं विराज उस क्लाइंट को उससे छीन न ले। जैसा कि उम्मीद, आरती के साथ फिल्म देख रहा विक्रम विराज का व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद तुरंत वहां पहुंच गया। जैसे ही विराज ने उसे अंदर आते देखा, वह भीड़ के बीच से दौड़कर आगे आया और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। भाई, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। एक बुढ़िया हमारी कंपनी में आई और उसने खूब हंगामा मचाया
सारे क्लाइंट्स भगा दिए। उसने तो तुम पर किसी का घर तोड़ने का आरोप भी लगा दिया है। हम चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें रोक नहीं पा रहे। अगर वो नहीं मानी तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एक ही पल में कंपनी की लॉबी में मौजूद सभी लोगों ने पूरी तरह से हैरान दिख रहे विक्रम की ओर देखा और उसी समय उनकी नज़र आरती पर भी पड़ी, जो बड़े प्यार से विक्रम की बांह पकड़े हुए थी। विराज के शब्द, जो देखने में अपने भाई के बचाव में कहे गए लग रहे थे, वास्तव में वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान विक्रम की तरफ खींचने के लिए। क्या वाइस प्रेसिडेंट इस समय भी अपने भाई का बचाव कर रहे हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? यहां तक कि आरती की दादी ने भी मान लिया है कि आरती और प्रेसिडेंट यश की सगाई हुई थी। तो क्या हमारे बॉस विक्रम उनके बीच आने वाले तीसरे इंसान नहीं हुए? ये आरती तो कतई बेशर्म है। ये कहती रहती है कि उसका यश से कोई लेना देना नहीं है और यश ही उसे परेशान करता रहता है। असल में ये हर मौके पर यश के परिवार का फायदा उठा रही है। अब यश के परिवार को नाराज करने की वजह से आरती के परिवार का कारोबार ठप होने की कगार पर है। लेकिन फिर भी ये हमारी कंपनी में आकर बॉस विक्रम को डेट पर जाने के लिए परेशान कर रही है। इसने तो बेशर्मी की हद ही कर दी। विक्रम को माहौल की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने तुरंत झटके से आरती का हाथ छोड़ दिया। वास्तव में हुआ क्या था? आरती की दादी ने उनकी कंपनी में आकर ये मुसीबत क्यों खड़ी की और आरती की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर कैसे पहुंच गई? आखिर चल क्या रहा था? क्या आरती के परिवार को हाल ही में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला था? हालांकि उसने अभी अभी कर्मचारियों को इस बारे में बात करते हुए सुना था कि कैसे यश के परिवार ने आरती के परिवार से वो प्रोजेक्ट छीन लिया था और उनके राजपूत ग्रुप को लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया था। यह कैसे मुमकिन है? अभी अभी जब वे दोनों फिल्म देख रहे तब आरती ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे भरोसा दिलाया था कि यश के परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वह उसे तुरंत उस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेगी। मेरे मुंह तक आया होने वाला कैसे छिन गया? विक्रम अक्सर आरती को राजपूत ग्रुप की ताकत के बारे में डींगे मारते हुए सुनता था और वो यह भी कहती थी कि यश का परिवार उनसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अब इस हकीकत ने उसे करारा झटका दिया और उसे होश में ला दिया था। आरती उससे झूठ बोल रही थी। शायद आरती के हमेशा की तरह पैसे उड़ाने और दिखावा करने की आदत ने ही उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसका परिवार बहुत ताकतवर है। अब जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे लगा कि शायद आरती का परिवार उतना ताकतवर है ही नहीं जितना उसने सोचा था, वरना सिर्फ एक प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाने के कारण वे दिवालिया कैसे हो सकते थे? धत तेरी की, उस कमीनी आरती की हिम्मत कैसे हुई उससे झूठा वादा करने की? शुरू से ही विक्रम को आरती से कोई खास लगाव नहीं था। वह पहले उसके साथ मीठी मीठी बातें इसलिए करता था क्योंकि वह यश से बदला लेना चाहता था और साथ ही आरती के परिवार से कुछ फायदे भी उठाना चाहता था। अगर उसे शुरू से ही पता होता कि आरती का परिवार सिर्फ दिखावा है और उनकी हैसियत में कोई सच्चाई नहीं है, तो उसके लिए बेहतर होता कि वह अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरी अमीर औरतों पर लगाता। उदाहरण के लिए पायनियर ग्रुप की कामिनी, जिसके पास अपनी कंपनी के कम से कम 60% शेयर हैं और कंपनी के अंदर उसका पूरा रुतबा चलता है। पायनियर ग्रुप को हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन बदकिस्मती से यश को नीचा दिखाने के लिए और आरती के उन झूठे वादों के कारण विक्रम आजकल अपना सारा ध्यान आरती पर ही लगा रहा था, जिसके चलते वह कामिनी के साथ कई जरूरी मुलाकातों में शामिल नहीं हो पाया था। धिक्कार है, कितने अफसोस की बात है। विक्रम ने खुद पर लगते हुए कई गंदे आरोप सुने और गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस दुष्ट बुढ़िया की वजह से अग्रवाल ग्रुप में उसने जो इज्जत बड़ी मेहनत से बनाई थी, वह एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। वह इन कर्मचारियों के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही वे उसकी कुर्सी के कारण उसके मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत न करते हों, लेकिन वे उसकी पीठ पीछे उसके बारे में कानाफूसी जरूर करेंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर उसने कंपनी के बाकी शेयर धारकों को नाराज कर दिया और उन्होंने मिलकर उसे कुर्सी से हटने के लिए मजबूर कर दिया, तो शायद उसके पिता भी उसकी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। विक्रम का गुस्से से पीला पड़ा चेहरा देखकर आरती गुस्से और घबराहट में दादी के पास दौड़ी और उन पर चिल्लाई, दादी आप ये क्या कर रही हैं? यह एक कॉरपोरेट कंपनी है, यहां आपके तमाशा करने की जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? मुझे बताओ, क्या ये सब सच कह रहे हैं? क्या तुमने वाकई यश को किसी दूसरे आदमी के लिए धोखा दिया है? दादी के यह बोलने के बाद
उन्होंने विक्रम को अपनी तीखी निगाहों से घूरा। अगर नजरें जान ले सकती तो विक्रम अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। दादी, क्या आप थोड़ा धीरे बात नहीं कर सकती? विक्रम कोई अनजान आदमी नहीं है। घर पहुंचकर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। दादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आरती के इस तरह मामले को दबाने के रवैये को देखकर वह कैसे यह न समझ पाती कि उनकी पोती का वाकई में विक्रम नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। जब दादी ने सोचा कि वह सच जाने बिना अग्रवाल ग्रुप में हंगामा करने आ गई थी, और यहां तक कि उन्होंने यश के चेहरे पर खरोंच भी लगा दी थी, तो उनका मन किया कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। लेकिन मुंह से निकले शब्द कमान से निकले तीर की तरह होते हैं, यह जानते हुए कि वह उन्हें वापस नहीं ले सकती। दादी ने अपना सारा गुस्सा विक्रम पर निकाल दिया। वह झट से विक्रम के पास पहुंची, उसका कॉलर पकड़ा और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। तुम इतने जवान हो, तुम्हें दूसरों का घर तोड़ने वाला बेशर्म इंसान बनने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? विक्रम अवाक रह गया और केवल कमजोर और व्यर्थ स्पष्टीकरण ही दे सका। यह एक गलतफहमी है दादी जी, कृपया मुझे समझाने दीजिए। तुम्हारे पास क्या स्पष्टीकरण है? मेरी पोती और यश के बीच पहले बहुत अच्छे संबंध थे। अगर तुमने मेरी पोती को बहकाया न होता तो क्या वह तुम्हारे साथ होती? यश का परिवार मुंबई की शीर्ष 50 कंपनियों में से एक का मालिक है। भला वह तुम्हारे जैसे एक मामूली कंपनी के मालिक में कैसे दिलचस्पी ले सकती है? तुमने मीठी मीठी बातें करके मेरी पोती को बहलाया होगा। मैंने तुम्हारे जैसे कई मुफ्तखोर देखे हैं। तुम बस औरतों के पैसों पर ऐश करना चाहते हो। छी बेशर्म। दादी, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? इसका विक्रम से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं ही उसे पसंद करती हूं। विक्रम पर दया करते हुए आरती दौड़कर आई। उसने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ खींच ले गई। विक्रम मजाकिया और महत्वाकांक्षी है, यश से लाखों गुना बेहतर है, जिसे केवल आलस करना और दूसरों के पैसों पर पलना आता है। विक्रम के साथ चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े, मैं यश से शादी नहीं करना चाहती। चुप रहो। आरती की बातें सुनकर दादी गुस्से से लगभग बेहोश हो गईं। मुझे यहां शर्मिंदा मत करो। जल्दी से यश से माफी मांगो और उससे वादा करो कि अब से उसके साथ अच्छी तरह रहोगी और इस तरह के आदमी से कभी कोई संपर्क नहीं रखोगी, वरना मैं आज की घटना का तमाशा बना दूंगी और सबको बता दूंगी कि यह आदमी औरतों के पैसों पर पलता है। विक्रम का पीला पड़ा चेहरा और उसका लड़खड़ाता हुआ शरीर देखकर आरती को इतनी दया आई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत पलटवार किया और दादी पर चिल्लाई, दादी, मैं माफी क्यों मांगू? क्या आपको लगता है कि यश इतना वफादार है? उसने तो इसी कंपनी की एक जूनियर कर्मचारी को फंसा रखा है और वे दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ चक्कर चला रहे हैं। आप उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहती? दादी, आपने बिल्कुल गलत समझा है। विक्रम ने मौका पाकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि आरती की सगाई यश से हो चुकी है। यश और मैं अच्छे भाई जैसे हैं, मैं उसकी मंगेतर को कैसे छीन सकता हूं? मुझे पता था कि यश आरती को पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने बहुत दुख के साथ आरती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन अगर मैं पत्थर दिल भी होता तो भी आरती जैसी असाधारण लड़की से प्रभावित हो ही जाता। बाद में मुझे लगा कि चूंकि हम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे अपनी खुशी की तलाश करने का अधिकार है। इसलिए मैं हाल ही में आरती के थोड़ा करीब आ गया था। भगवान कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी सगाई यश से हो चुकी है। इस बात का फायदा उठाते हुए कि दादी पूरी सच्चाई से अनजान थी, विक्रम ने कुछ ही शब्दों में खुद को एक निर्दोष और पीड़ित इंसान के रूप में पेश कर दिया। इससे वहां मौजूद भोले भाले कर्मचारियों को यह विश्वास हो गया कि विक्रम को फंसाया जा रहा है और आरती ने ही अपनी सगाई की बात छिपाई थी और बेशर्मी से विक्रम के पीछे पड़ी थी। इससे तो यही लगता है कि कहानी में जरूर कुछ और भी है। अगर बॉस विक्रम को सच में आरती और यश की सगाई के बारे में पता नहीं था, तो यह समझ में आता है कि आरती की लगातार कोशिशों के कारण वे उसकी तरफ आकर्षित हो गए होंगे। यह सब आरती की ही गलती है। वह दोहरी चाल चल रही थी। एक ही समय में दो आदमियों को अपने जाल में फंसाए हुए थी। बेचारे बॉस विक्रम भी धोखे का शिकार हो गए। अपने आसपास के कर्मचारियों के बीच हो रही चर्चाओं को सुनकर विराज ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी।
उसका अच्छा बड़ा भाई आज भी हमेशा की तरह यह जानता था कि किस तरह से बात घुमानी है जिससे उसका अपना नुकसान कम से कम हो। लेकिन क्या उसे लगता था कि आखिरी दम तक सच्चाई से इनकार करके वह अपनी इज्जत बचा सकता है? असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना भरे शब्दों में बोला, भाई क्या तुम ठीक हो? इस तरह के लोगों के स्तर तक मत गिरो। निर्दोष लोग खुद को निर्दोष साबित कर ही देते हैं। अगर तुमने प्रेसिडेंट यश की मंगेतर को नहीं चुराया है तो न्याय तुम्हारे ही पक्ष में होगा। जब वह बात कर रहा था तो उसने इस बात का फायदा उठाया कि किसी का और खुद विक्रम का ध्यान उस पर नहीं था और चुपके से अपने दूसरे हाथ से विक्रम के कोट की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया। हाँ, मेरा मानना है कि न्याय तो सबके दिलों में बसता है। विक्रम ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। अगर उस बेवकूफ विराज ने उसे सबके सामने न रोका होता तो वह बहुत पहले ही लिफ्ट से ऊपर चला गया होता। भला उसे दादी से सबके सामने क्यों भिड़ना पड़ता? वो उस बेवकूफ को इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर कर देगा। भाई शांत हो जाओ, गुस्से में बीमार मत पड़ जाना। विराज ने कंपनी के मुख्य दरवाजे की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? अपने काम से मतलब रखो। विक्रम पहले से ही नाराज था और उसने विराज को घूर कर देखा। पुलिस को बुलाए? क्या उसे नहीं लगता कि वह पहले से ही काफी तमाशा बन चुका है? विराज ने सिर हिलाया और चुपचाप पीछे हट गया। भीड़ में वापस लौटने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद विक्रम के फोन पर नजर डाली। पिछली बार जब वह ऑफिस में था तो उसने गलती से विक्रम का अनलॉक पासवर्ड देख लिया था और इतने कम समय में से बदला नहीं गया होगा। उसने आसानी से पासवर्ड खोल लिया, जल्दी से उसके कॉन्टैक्ट्स को चेक किया और फिर अपना ध्यान कामिनी नाम पर केंद्रित किया। कामिनी पायनियर ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, जो मुंबई के रियल एस्टेट उद्योग में काफी दब्बा रखने वाली एक शक्तिशाली महिला थी। विराज को कभी उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का भी विक्रम के साथ कोई चक्कर होगा। कॉल लॉग्स के अलावा व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे प्यार भरे और अंतरंग मैसेज मौजूद थे। विराज मैसेज पढ़ता रहा और उसने पाया कि जब विक्रम और आरती साथ थे तब भी वह कामिनी को रोमांटिक मैसेज भेज रहा था। उसने मैसेजिंग इंटरफेस खोला और झटपट एक मैसेज टाइप किया, डार्लिंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझसे मिलने कंपनी आ सकती हो? यह देखने के बाद कि मैसेज सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, विराज ने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और फिर इस मौके का फायदा उठाकर फोन को वापस विक्रम की जेब में रख दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम का पूरा ध्यान दादी और आरती पर केंद्रित था और उसका विराज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैसेज भेजने के बाद विराज ने देखा कि भीड़ की राय पूरी तरह से पलट चुकी थी। विक्रम कंपनी में लोगों का दिल जीतने में बहुत माहिर था और उसने एक सौम्य, विचारशील, मजाकिया और समझदार बॉस की छवि बनाने की पूरी कोशिश की थी। आरती के साथ उसके अफेयर का खुलासा होने के बाद भी कंपनी में उसके बहुत सारे समर्थक थे। अब जब उन्हें विक्रम की बात पर यकीन हो गया था तो सब सोचने लगे थे कि उसे आरती नाम की इस औरत ने धोखा दिया है जो खुद बेवफाई कर रही थी। कुछ महिला कर्मचारियों ने आरती को बेशर्म कहकर कोसा, जबकि कुछ ने दादी को ताना मारा कि उन्होंने अपनी पोती को सही तरीके से संस्कार नहीं दिए। कुछ लोगों ने यश की भी आलोचना की। उनका मानना था कि विक्रम का अच्छा दोस्त होने के नाते उसे खुद पीछे हट जाना चाहिए था और अपने दोस्त और उसकी प्रेमिका को एक साथ रहने देना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि इस उलझे हुए प्रेम त्रिकोण में विक्रम ही एकमात्र निर्दोष और पीड़ित इंसान था। यश ने विक्रम के इस पाखंडी नाटक को ठंडे भाव से देखा और उसे घृणा महसूस हुई। वह चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन विराज ने उसका रास्ता रोक लिया। अभी मत जाओ, चलो पूरा तमाशा देखते हैं, विराज ने यश से धीमी आवाज में कहा। पूरा तमाशा? यश हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। पक्के सबूतों के बावजूद विक्रम खुद को बेदाग साबित करने में कामयाब रहा था। यश को इस धोखेबाज जोड़े को उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए मजबूर करने का कोई और तरीका सूझ नहीं रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आरती को पछतावा करने पर मजबूर कर दूंगा। हालांकि इससे पहले कि यश कुछ पूछ पाता, आरती अचानक गुस्से में दौड़कर उसके पास आ गई। तुम एक नंबर के कायर हो। क्या अब तुम खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो क्योंकि तुमने मुझे और विक्रम को इस तरह जलील होते हुए देख लिया है? आज उसकी बेइज्जती हुई थी और वह अपनी दादी के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी।
इसलिए वह अपना सारा गुस्सा केवल यश पर ही निकाल रही थी। आरती के बगल में खड़े विक्रम ने भी आ भरी और कहा, यश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हमारे बीच कई गलतफहमियां हो गई हैं, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रोजेक्ट में आरती और उसके परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। यह कहना पड़ेगा कि विक्रम अग्रवाल वाकई में असाधारण था। अपनी एक मामूली सी टिप्पणी से उसने न सिर्फ आरती के साथ अपने रिश्ते को एक गलतफहमी बता दिया, बल्कि यह भी इशारा कर दिया कि यश बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विक्रम, तुम्हें इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आरती का दिल गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। अगर हमसे कोई गलती हुई भी है तो वो बस इतनी है कि हम समय रहते उसके असली रंग नहीं पहचान पाए। इतना कहने के बाद उसने यश को ठंडी नजरों से देखा। यश, तुम पूरे दिलोजान से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो और तुम्हारी चालें लगातार बदलती जा रही हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। विराज यह सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि सच को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करे और झूठे इल्जाम लगाए। दादी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे यश जैसे नीच इंसान से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यश का परिवार चाहे तो मुझसे रिश्ता तोड़ ले, मुझे उससे डर नहीं लगता। अपने बगल में खड़े विक्रम अग्रवाल को देखकर आरती को इस बात पर गर्व महसूस हुआ कि वह प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। रोमियो और जूलियट, हीर रांझा, क्या उनकी प्रेम कहानियां भी दुखद नहीं थीं? फिर भी इसने उन्हें एक दूसरे को दृढ़ता से चुनने से नहीं रोका था। विक्रम, भले ही इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे बेहतरीन इंसान हो और तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आरती खुद को किसी टीवी सीरियल की दुखियारी हीरोइन समझ रही थी। चाहे उसके आसपास के दर्शक भावुक हो या न हो, वह अपने ही कामों से इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने विक्रम अग्रवाल को कसकर गले लगा लिया, मानो वह हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहती हो। लेकिन इससे पहले कि विक्रम अग्रवाल हर सुख दुख में साथ निभाने के इस वादे को स्वीकार कर पाता, आत्मविश्वास से भरी आरती के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। गहरे भूरे रंग के बिजनेस सूट में एक तेज तर्रार महिला अचानक भीड़ में घुस आई, एक हाथ से आरती के बाल पकड़े और उसे विक्रम अग्रवाल से दूर खींच लिया, जबकि दूसरे हाथ से आरती के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जब आरती को चोट लगी तो वह दर्द से चीख उठी। उसने अचानक प्रकट हुई महिला को देखा और चीख पड़ी, यह पागल औरत कहां से आ गई? तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। भूरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने आरती की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसके चेहरे पर अभी भी 5 उंगलियों के निशान थे, और गुस्से से उसे कोसने लगी। बेशर्म कुतिया, अगर तुमने मेरे प्रेमी को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। तुम्हारा प्रेमी? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आरती ने अविश्वास से अपनी आंखों को चौड़ी करके सामने खड़ी महिला को देखा, फिर मदद के लिए विक्रम अग्रवाल की ओर मुड़ी। विक्रम, क्या तुम इस पागल औरत को जानते हो? कामिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? विक्रम अग्रवाल का चेहरा अचानक बदल गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कामिनी अचानक उससे मिलने कंपनी में आ जाएगी। अपने दोहरे व्यवहार का पर्दाफाश होने से बचने के लिए उसे जल्दबाजी में कामिनी को एक तरफ ले जाना पड़ा। कामिनी, तुम पहले चलो, मैं बाद में सब समझा दूंगा। मैं नहीं जा रही। यह बेशर्म औरत अभी भी तुमसे चिपकी हुई है। अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया तो इसे अपनी औकात पता नहीं चलेगी। कामिनी आरती को जानती थी। एक बार जब वह विक्रम अग्रवाल के साथ डेट पर थी तो उसने गलती से आरती को विक्रम अग्रवाल को उत्तेजक कपड़ों में अपनी तस्वीरें भेजते हुए देख लिया था। विक्रम अग्रवाल ने बताया था कि आरती उसे लगातार परेशान कर रही थी और उसे मना करने के उसके प्रयास बेकार जा रहे थे, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। उस समय उसने विक्रम अग्रवाल के लिए इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से सुलझाने की पेशकश की, लेकिन उसने कहा कि वह इसे खुद संभाल सकता है। इसके अलावा बाद में उसे आरती द्वारा विक्रम अग्रवाल को परेशान करते हुए फिर कभी नहीं देखा गया, इसलिए कामिनी धीरे धीरे इस महिला को भूल गई। पिछले 2 दिनों से कामिनी को विक्रम अग्रवाल के प्रति ठंडे व्यवहार के कारण कुछ संदेह होने लगा था। विक्रम अग्रवाल का टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद वह बेहद खुश हुई और बिना सोचे समझे अग्रवाल के घर चली गई। हालांकि कामिनी को यह उम्मीद नहीं थी
की कंपनी में घुसते ही उसने आरती को विक्रम अग्रवाल से इस तरह चिपके हुए देखा जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही न हो। सबके सामने आरती को अपने प्रेमी से चिपके हुए देखकर वह तुरंत गुस्से से बेकाबू हो गई और दौड़कर आरती के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी राय में विक्रम अग्रवाल ने आरती को मना कर दिया होगा और आरती इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसलिए उसने कंपनी में झमेला खड़ा करने के लिए लोगों को लाया था। विक्रम अग्रवाल की आधिकारिक प्रेमिका होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस समय उसे आगे बढ़कर उसके बोझ को साझा करना पड़ा। आरती, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्या तुम दूसरों के आदमियों को बहकाए बिना नहीं रह सकती? कामिनी ने विक्रम अग्रवाल को अपने पीछे खींच लिया और आरती के सामने इस तरह खड़ी हो गई मानो वह प्रधान पत्नी हो। मेरे प्रेमी ने तुम्हें उसे परेशान करना बंद करने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुम उससे चिपकी रही। क्या तुम्हें किसी की रखैल कहलाने का इतना शौक है? तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी और पूरे मुंबई में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि तुम आरती एक ऐसी बच्चलन औरत हो जिसे दूसरों के रिश्तों में टांग अड़ाना पसंद है। मैं रखैल हूं। आरती ने गुस्से से हंसते हुए कामिनी की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं विक्रम की गर्लफ्रेंड हूं, मुझे दखल देने की क्या जरूरत है? पता नहीं कहां से चली आती हैं। अगर दिमागी तौर पर बीमार हो तो जाकर अस्पताल में अपना इलाज करवाओ। दिन दहाड़े सपने देखना बंद करो। आरती की कामिनी से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी और उसने सोचा कि वह विक्रम अग्रवाल की दीवानी है। उसने सोचा कि कामिनी सिर्फ इसलिए पागलपन का नाटक कर रही है क्योंकि उसे पता चला है कि विक्रम अग्रवाल की एक प्रेमिका है। क्या तुम विक्रम अग्रवाल की प्रेमिका हो? कामिनी ने उपहास करते हुए कहा, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो। कुछ दिन पहले ही विक्रम अग्रवाल मुझसे एक चिपचिपी औरत के बारे में शिकायत कर रहा था जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। अगर कंपनी का काम न होता तो शायद वह उसकी तरफ देखता भी नहीं। मुझे यकीन है कि तुम ही वो औरत हो जो कंपनी में निवेश का बहाना बनाकर बेशर्मी से उसके पीछे पड़ी हुई हो। जब विक्रम अग्रवाल ने दोनों औरतों को बहस करते सुना तो उसका दिल बैठ गया और उसके पास बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहस बंद करो तुम दोनों, हम बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ इतने सारे लोग हैं और गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं। कामिनी और आरती दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सजग थीं। अगर उन्हें उकसाया न गया होता तो वे सबके सामने झगड़ालू औरतों की तरह क्यों लड़ती? विक्रम अग्रवाल की बातें सुनने के बाद उन सभी की भावनाएं शांत हो गईं। शायद वाकई कोई गलतफहमी हो गई है। कामिनी ने गहरी सांस ली और आरती से नजरें हटा लीं। उसे चिंता थी कि अगर वह यहां हंगामा करती रही तो विक्रम अग्रवाल उसे घृणित समझने लगेगा। आरती अब भी कामिनी को टकटकी लगाकर देख रही थी, लेकिन अब उसमें वह लड़ने का जज्बा नहीं बचा था जिसका इस्तेमाल वह करने वाली थी। उसकी राय में इस महिला को उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया होगा और अब वह गुस्से और शर्मिंदगी के कारण उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही होगी। अगर वह बाहर जाकर उससे बहस करती रही तो क्या यह उस कमीनी के हाथों में खेलने जैसा नहीं होगा? यह देखकर कि आरती और कामिनी ने हार मान ली है, विराज की आंखों में एक गहरी कुटिल चमक दिखाई दी। विक्रम अग्रवाल मामले को शांति से सुलझाना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। आज उसने ठान लिया था कि वह इस घिनौने आदमी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगा। वह आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह विक्रम अग्रवाल के लिए खड़ा हो रहा हो। आरती, मैं तो हमेशा सोचता था कि तुम और मेरे भाई सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब बस तुम्हारा वहम था और तुम ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। तुम जो कर रही हो उससे मेरे भाई की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आरती पहले तो मामले को जाने देना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि विराज भी उससे सवाल कर रहा है तो वह तुरंत भड़क उठी। विराज, तू नीच आदमी, अगर तूने और बकवास की तो मैं तेरी टांगे तुड़वा दूंगी। यह मत सोचो कि विक्रम तुम्हें सिर पर चढ़ाकर रखता है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। कहावत है ना, बड़ी भाभी मां बराबर होती है, तो मैं तुम्हारी बड़ी हुई। अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो मैं विक्रम के साथ मिलकर तुम्हें अग्रवाल परिवार से बाहर निकलवा दूंगी। विक्रम अग्रवाल ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि इससे पहले कि वह शांत हो पाता उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने आरती की ओर देखा जो विराज के साथ सैकड़ों अपशब्दों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार लग रही और उसकी कनपटी की नसें फूल गईं। विराज एक निकम्मा इंसान है जो फायदे से ज्यादा मुसीबतें खड़ी करता है। यह देखकर कि आरती पहले से ही खुद को विराज की भाभी बता रही थी,
कामिनी स्वाभाविक रूप से उससे पीछे नहीं रहना चाहती थी। थू आरती, तुम तो दिन दिन और भी ज्यादा बेशर्म होती जा रही हो। विक्रम तुम्हारे साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण ही तुम्हारे प्रति ज्यादा सख्त नहीं होना चाहता था। वह अक्सर मुझसे शिकायत करता है कि तुम उसे परेशान कर रही हो और इससे वह पागल हो रहा है। जब कामिनी बोल रही थी तभी उसने अपने हैंडबैग से अपना फोन निकाला, अपनी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री में एक वॉइस मैसेज ढूंढा और उसे सबके सामने सुनाया। जानू, ये आरती नाम की औरत कौन है? वो तुम्हें लगातार परेशान क्यों कर रही है और अपनी ऐसी वैसी तस्वीरें क्यों भेज रही है? जैसे ही वह आवाज सुनाई दी, आसपास चल रही फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में फोन के स्पीकर से विक्रम की आवाज गूंजने लगी। हमारा सिर्फ एक ही ग्राहक है। हमारी कंपनी आजकल उन्हीं के परिवार के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। विक्रम ने बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा था। जान, तुम फिक्र मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मेरा जिगरी यार यश उसे पसंद करता है, तो भला मैं एक लड़की के लिए अपने भाई से कैसे टकरा सकता हूं? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम्हें यह बात उसे साफ साफ बता देनी चाहिए। कामिनी के लहजे में साफ तौर पर नाराजगी झलक रही थी। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अभी हमें साथ मिलकर काम करना है। अगर मैं सीधे सीधे सब कह दूंगा तो आगे चलकर जब हम दोबारा मिलेंगे तो स्थिति बहुत अजीब हो जाएगी। विक्रम ने तसल्ली देते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से उसने मुझे कितना परेशान कर रखा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अगर यह प्रोजेक्ट बीच में न होता तो मैं उससे कोसों दूर रहता। तो फिर तुम आरती को ये क्यों नहीं बता देते कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? कामिनी की आवाज में थोड़ी बेचैनी थी, मानो वह अपना अधिकार जताने के लिए उतावली हो रही हो। विक्रम ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने उसे बताया था कि मैं किसी को पसंद करता हूं और हम जल्द ही एक रिश्ते में आने वाले हैं, लेकिन आरती ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। वो बस मेरे पीछे पड़ी रही और यहां तक कि उसने अपना निवेश वापस लेने की धमकी भी दे डाली। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। जान, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आरती को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक बार यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर मैं उसके साथ कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही तुम उस औरत से सारा रिश्ता तोड़ देना। मैं तुम्हें कुछ और प्रोजेक्ट्स दिलवा दूंगी। कामिनी थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, लेकिन वो औरत बहुत बेशर्म है। उसे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो तुम्हें परेशान करती है। लगता है मुझे अपनी कुछ सहेलियों को बुलाकर उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम सब एक ही सर्कल में हैं। तो चूंकि आरती ही अपनी हदें पार कर रही है, इसलिए वो मुझे उसे तंग करने के लिए दोष नहीं दे सकती। नहीं, उससे पंगा मत लो। माना कि आरती थोड़ी जिद्दी है, लेकिन फिर भी वह मेरे दोस्त की मंगेतर है। अगर तुम सच में जाकर उसे सबक सिखाओगी तो वह रोएगी और हंगामा खड़ा कर देगी, और फिर मैं अपने भाई जैसे दोस्त को जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। आरती जैसी सादी दिखने वाली और बिना किसी हुनर वाली औरत भला तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है? ठीक है, लेकिन इस वीकेंड तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा। विक्रम की बातों से कामिनी पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। यह सब सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अगर विक्रम ने कामिनी के हाथ से फोन न छीना होता तो शायद इसके बाद और भी ज्यादा खुलेआम होने वाली आशिकी सुनने को मिलती। कामिनी, तुमने हमारी निजी बातचीत दूसरों को क्यों सुनाई? विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सब कुछ अपनी योजना के अनुसार सेट कर लिया था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कामिनी उनकी इस प्राइवेट बातचीत को सबके सामने इस तरह चला देगी। क्या यह सब सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए नहीं किया जा रहा? कामिनी ने गुस्से में तिलमिलाए विक्रम को हैरानी से देखा और आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और तुमने मुझसे साफ साफ कहा था कि तुम मेरे साथ वीकेंड बिताओगे, लेकिन आज सुबह ही तुमने कह दिया कि तुम्हें कुछ काम है। मैं ऑफिस के काम से ओवर टाइम कर रहा था, है ना? विक्रम ने हड़बड़ाहट में एक बहाना बनाया। विराज ने मौका पाकर तुरंत अपनी बात रखी। आरती, तुमने भी यह रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है? मेरे बड़े भाई को पता है कि तुम यश की मंगेतर हो और उसने यह बात साफ साफ मानी है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि तुम ही उसके पीछे पड़ी हो।
मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरा बड़ा भाई किसी रिश्ते में तीसरा इंसान नहीं बन सकता। वह और यश भाई सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो भला वह तुम्हारे साथ चक्कर क्यों चलाएगा? यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने अपने प्यार को नफरत में बदल लिया और मेरे भाई और यश के बीच फूट डालने की कोशिश करने लगी। तुम इतनी चालाक और मतलबी कैसे हो सकती हो? आरती ने विराज के इन आरोपों को एकदम सुन्न होकर सुना। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह काफी देर तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाई। अभी अभी सुनी गई उस रिकॉर्डिंग ने उसके सारे स्वाभिमान और भ्रमों को चकनाचूर करके रख दिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विक्रम उसकी पीठ पीछे दूसरी औरतों के सामने उसकी इस तरह से बेइज्जती करेगा। उसे इस सदमे से बाहर आने में कुछ पल लगे। फिर उसने अपना हाथ उठाया और विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विक्रम, तुम एक निहायती नीच इंसान हो। मैं बेशर्मी से तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अगर तुमने मुझे झूठी उम्मीदें देना बंद कर दिया होता और मुझे यह एहसास नहीं दिलाया होता कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो क्या मैं पागल थी जो तुम्हारे पीछे भाग? तुम खुद पहले मेरे साथ कॉन्सर्ट में आए थे और तुमने खुद माना था कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम रिश्तों में वफादार रहना चाहते हो, इसलिए दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हो। और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे चिपकी हुई थी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुमने सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया? तुमने मेरा निवेश और मेरे दिए गए महंगे तोहफे क्यों स्वीकार किए? बोलते बोलते आरती ने अपने कोट की जेब से 2 मूवी टिकट बाहर निकाल लिए। अगर तुम्हारी जरा भी इच्छा नहीं थी तो मेरे साथ रोमांटिक फिल्म देखने का वादा करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर क्यों नहीं चले गए? फिल्म के टिकट जमीन पर गिर गए और कामिनी झट से आगे आई और उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। कपल सीट्स, यह तो सचमुच एक कपल के लिए बुक की गई सीट्स हैं। हमेशा खुद को एक मजबूत और सशक्त महिला के रूप में पेश करने वाली कामिनी की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए थे। क्या तुमने ओवर टाइम करने की बात नहीं कही थी? प्रतिष्ठित अग्रवाल ग्रुप के जनरल मैनेजर सिर्फ दूसरी औरतों के साथ कपल थिएटर में फिल्में देखने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। एक जोरदार झटके के साथ कामिनी ने वे दोनों फिल्म टिकट विक्रम के मुंह पर दे मारे। भले ही यह हरकत छोटी थी, लेकिन इसका असर बिल्कुल एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। विक्रम एकदम अवाक रह गया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसका यह गोलमोल रवैया इन दोनों औरतों को उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन के रूप में हमेशा तैयार रखेगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा उल्टा असर होगा। उनके आसपास खड़े कंपनी के कर्मचारियों ने भी कभी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी, खासकर वे महिला कर्मचारी जो हमेशा विक्रम पर आंख मूंदकर भरोसा करती थीं। वे अंदर तक आहत हो गई थीं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका आदर्श बॉस, जिसे वे इतना मानती थीं, वास्तव में एक पाखंडी, धोखेबाज और औरतों के पैसों पर ऐश करने वाला इंसान निकलेगा। यह सच नहीं हो सकता। हमारे बॉस इस तरह के इंसान कैसे हो सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट का सारा भ्रम टूट चुका था। वह तो जैसे अपने वजूद पर ही सवाल उठाने लगी थी। अब जब सारी सच्चाई सामने आ ही गई है तो फिर इसमें यकीन न करने वाली बात ही क्या बची है? हमने पहले यश के साथ कितना अन्याय किया था। यह तो विक्रम था जिसे अच्छे से पता था कि यश और आरती की सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह आरती को फंसाने गया था। वह एक तरफ तो आरती के साथ फ्लर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर कामिनी जैसी औरतों के साथ प्राइवेट बातें कर रहा था। क्या यह एक नीच और धोखेबाज इंसान की निशानी नहीं है? उसकी इन शातिर चालों को देखकर तो लगता है कि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है। क्या वह एक साथ 2-2 लड़की कर रहा, लड़कियों को डेट कर रहा, या शायद 3-4 या इससे भी ज्यादा? उसके बगल में बैठी दादी का बीपी गुस्से से हाई हो गया और उन्होंने अपने कांपते हाथों से आरती की ओर इशारा करते हुए उसे जमकर कोसा। आरती, क्या यही वह इंसान है जिसे तुम अब तक बचा रही थी? तुमने उस नीच विक्रम के लिए हमारे परिवार की सारी आर्थिक स्थिति बर्बाद कर दी, और अब क्या मिला? दादी ने गहरी पीड़ा में चिल्लाते हुए कहा। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा था। आरती पर बुरी तरह से चिल्लाने के बाद उन्होंने कांपते हुए अपने हाथों से विक्रम की ओर झपट्टा मारा। आरती, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने का एक मौका दो। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अब तुम अपने बचाव में और क्या कहना चाहते हो? आरती को अचानक समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है
और वह भी दौड़कर दादी के साथ मिलकर सामने खड़े उस धोखेबाज इंसान को पीटने लगी। उसने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस प्यार की वह इतनी शिद्दत से उम्मीद कर रही थी वह बस एक भद्दा मजाक बनकर रह जाएगा। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे दूसरी औरतों के साथ धोखा दे रहे थे और उल्टा मुझ पर ही चिपके रहने का इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर जान से मार डालूंगी, कमीने इंसान। अचानक हुए इस हमले से विक्रम बुरी तरह चौंक गया और आरती ने खींचकर उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। घबराकर वह तुरंत कामिनी के पीछे छिप गया। हालांकि कामिनी इस समय उसकी कोई मदद करने वाली नहीं थी और वह भी जल्द ही विक्रम की पिटाई करने में आरती के साथ शामिल हो गई। तुम कमीने, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझसे ही झूठ बोला। कामिनी कोई बेवकूफ नहीं थी। चूंकि विक्रम ने उसके सामने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और आरती के बारे में इतनी बुरी बातें कहने की हिम्मत की थी, तो यह बहुत मुमकिन था कि उसने दूसरी औरतों के सामने भी उसे बदनाम किया होगा। सारा मीठा रोमांस हवा हो चुका था और अब वह बस उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। लड़ाई बंद करो, अगर तुम लोग नहीं रुके तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अग्रवाल कंपनी के कर्मचारियों ने बस दिखावे के लिए उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन चूंकि विक्रम ने पहले ही उन्हें पुलिस को बुलाने का आदेश दिया था, इसलिए वे बीच बचाव करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इन लोगों को आगे भी इसी कंपनी में काम करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे विक्रम को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि आज के बाद से विक्रम की इतनी सावधानी से बनाई गई साफ सुथरी छवि पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। कम से कम कंपनी के अंदर तो उसे लंबे समय तक कोई सम्मान नहीं मिलने वाला था। विक्रम ने अपने बिखरे बालों के साथ अपना सिर ढैंक लिया और आरती और कामिनी के हमलों से बचने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे अपनी झूठी इज्जत की चिंता थी और वह सच में औरतों से हाथापाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से गुस्से में अंधी हो चुकी उन दोनों औरतों के सामने फीकी पड़ गई थी। विराज, मेरी मदद करो, इन दोनों पागल औरतों को मुझसे दूर करो। दोनों औरतों के नाखूनों से विक्रम के चेहरे पर खरोंच के कई निशान पड़ गए थे, जिससे जगह जगह से खून रिसने लगा था। वह मदद के लिए केवल अपने सबसे करीब खड़े विराज की ओर ही देख सका। स्वाभाविक रूप से विराज उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चेहरे पर निराशा का भाव लिए वह वहीं खड़ा अपने आप से बुदबुदा रहा था, भाई, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सच में ऐसे इंसान हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नहीं विराज, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, यह सब बस एक गलतफहमी है। विक्रम को चिंता थी कि इस वजह से विराज उसके पिछले कामों पर भी शक करने लगेगा, इसलिए उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। हालांकि तीनों औरतों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के कारण उसके पास नई कहानियां गढ़ने की कोई ताकत ही नहीं बची थी। यश, जो दूसरी तरफ खड़ा होकर इस पूरे तमाशे को ठंडी निगाहों से देख रहा था, वह भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। विराज की एक्टिंग का हुनर वाकई लाजवाब था। विराज की योजना के तहत विक्रम धीरे धीरे उस जाल में फंसता चला गया जो बहुत पहले बिछाया गया था, और विक्रम अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान था। लानत है तुम जैसे कमीने पर, तुम मर क्यों नहीं जाते? आरती ने गुस्से से कोसते हुए विक्रम पर हमला किया, लेकिन अचानक विक्रम ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाई और जमीन पर गिरते गिरते बची। आरती, बेहतर होगा कि तुम अब रुक जाओ, विक्रम ने आखिरकार गुस्से में फुफकारते हुए कहा। यह मत सोचो कि तुम एक औरत हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। विक्रम बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी हालत किसी बेसहारा कुत्ते जैसी हो गई थी जो बुरी तरह फंस गया हो। वह कामिनी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन दिवालियापन की कगार पर खड़े आरती के परिवार से उसे डरने की क्या जरूरत थी। लेकिन आरती ने मानो कुछ सुना ही नहीं। वह वहीं खड़ी रही और भीड़ के बाहर देखती रही। यश अपने हाथ बांधकर सीधा खड़ा था और ठंडेपन से इस तमाशे को देख रहा था। आरती के आंसू और भी तेजी से बहने लगे। यश को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी शक्ति छिन गई हो और अब उसमें विक्रम से लड़ने की ताकत ही न बची हो। रोने से उसका सारा मेकअप खराब हो गया था। उसके बड़े जतन से सजाए गए 2 नाखून टूट गए थे और उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, जिससे वह किसी पागल औरत जैसी लग रही थी। इस पल उसे अचानक याद आया कि वह कभी यश की लाडली राजकुमारी हुआ करती थी और तब उसे इस तरह की जलालत सहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। यश आरती को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह यश की ओर ऐसे दौड़ी जैसे किसी आखिरी उम्मीद को पकड़ने जा रही हो,
और उसने यश की बाहों में खुद को गिराने के लिए हाथ बढ़ाए मैं गलत थी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। चलो हम शादी कर लेते हैं और साथ में एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। हालांकि जैसे ही आरती यश की बाहों में गिरने वाली थी, यश झटके से एक तरफ हट गया, जिससे वह खाली हवा में झूल गई। आरती अपना संतुलन नहीं संभाल पाई और आगे की ओर गिरते हुए सीधे जमीन पर बुरी तरह जा गिरी। दादी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरती इतनी मूर्ख निकलेगी कि वह उनके इतने होनहार दामाद को एक ऐसे नीच आदमी के लिए खो देगी जो औरतों के पैसों पर पलता था। लेकिन अब हालात इस मुकाम तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनके पास अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर यश की ओर देखकर विनती करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यश बेटा, अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है और आरती को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो कृपया उसे माफ कर दो। तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, तुम्हारे बीच प्यार तो जरूर होगा। आरती अब सही रास्ते पर आ गई है, इसलिए बस यह मान लो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, तुम चिंता मत करो। घर वापस जाने पर मैं आरती को ठीक से सबक सिखाऊंगी और उसे एक अच्छी पत्नी बनना सिखाऊंगी। मैं यह गारंटी दे सकती हूं कि अब से मेरी पोती तुम्हारे साथ एक अच्छा जीवन बिताएगी और फिर कभी ऐसा बचपना नहीं करेगी। मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी इस समय बहुत नाराज हैं। आज वापस जाने के बाद क्या तुम कृपया उन्हें समझा सकते हो कि हमें अपने दोनों परिवारों की भलाई के लिए एक साथ मिलना चाहिए, अपने मतभेद दूर करने चाहिए और उस प्रोजेक्ट पर दोबारा हस्ताक्षर करने का समय निकालना चाहिए। उस प्रोजेक्ट को अब और नहीं टाला जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार सचमुच सड़क पर आ जाएगा। यश, मेरी खातिर आरती को माफ कर दो। क्या हम दोनों परिवार अपना यह रिश्ता और काम जारी नहीं रख सकते? यश ने बिना किसी भाव के, अपने दिल में किसी भी तरह की हलचल के बिना दादी को देखा। दादी के अपनी बात खत्म करने और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखने के बाद तब जाकर उसने बोलना शुरू किया, तुम्हारी खातिर मुझे माफ करना दादी, लेकिन मेरी नजरों में अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची है। इसके अलावा मैं अपने परिवार की कंपनी के मामलों में कभी दखल नहीं देता। उस प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद जाकर मेरे पिता से बात करनी चाहिए। जहां तक आरती के साथ मेरी शादी का सवाल है, तो जैसा कि उसने खुद कहा था, उसने कभी इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं दी थी, इसलिए अब यह सब मायने नहीं रखता। आरती के परिवार ने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा था। भले ही वे जानते थे कि आरती ने उसे धोखा दिया था, फिर भी वे बेशर्मी से उसे माफ करने के लिए मजबूर कर रहे थे, यह सोचे बिना कि आरती की बेवफाई ने उसे कितना दुख पहुंचाया था। अब उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रह सकता था। यह सुनकर दादी के चेहरे के भाव पल पल बदलते रहे। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने पहले ही सिर झुकाकर आरती के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन यश टस से मस नहीं हुआ, जिससे उन्हें भारी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उन्होंने यश की ओर देखा और उनकी आवाज सख्त हो गई, यश, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। क्या तुम सचमुच हमारे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? तुम एक समझदार इंसान हो। आरती अभी बहुत छोटी है और उसने कोई ऐसी गंभीर गलती नहीं की है। इसमें ऐसा क्या है जिसे माफ नहीं किया जा सकता? गंभीर गलती नहीं की? यश थोड़ा चौंका, हंसते हुए बोला, वह तो पहले ही विक्रम के साथ होटल का कमरा तक बुक करा चुकी है। क्या आपके हिसाब से जब तक वह किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी शादी रजिस्टर नहीं करा लेती, तब तक यह कोई बड़ी बात नहीं है? उस पर उसे अचानक खुद पर बहुत शर्म आई कि उसने इतने स्वार्थी लोगों को अपना परिवार कैसे मान लिया था। जब दादी ने देखा कि यश ने सचमुच उन्हें जरा भी सम्मान नहीं दिया, तो उनका बूढ़ा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यश, क्या तुम बड़ों से ऐसे बात करते हो? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, भीड़ के बाहर से अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, यश, तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, कंपनी के बाहर से लोगों का एक समूह अंदर दाखिल हुआ। उस समूह के सबसे आगे यश के पिता यशवर्धन चल रहे थे। यशवर्धन के पीछे यश की मां और एक अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था। वह आदमी कुछ हतक आरती जैसा दिखता था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आरती का पिता था। यश के चेहरे पर खरोंचे देखकर यश की मां ने तुरंत अपनी गति तेज की और उसकी ओर दौड़ पड़ी। पापा, मम्मी, आप लोग यहां क्यों आए हैं? यश थोड़ा हैरान था। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे देखकर दुखी होंगे,
इसलिए उसने अनजाने में अपने चेहरे के घावों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यश की मां की आंखें लाल हो गईं और उसने दर्द से कराहते हुए यश के चेहरे पर लगे घावों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत उन खरोंचों को एक महिला के नाखूनों से बने निशान के रूप में पहचान लिया और सीधे पूछा, यश, तुम्हें किसने मारा? आरती ने या उसकी दादी ने? यश की मां अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उनके परिवार की परवरिश ने यश के लिए किसी महिला से लड़ना असंभव बना दिया था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। इस बात का पछतावा कि उसने यश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और उसे बहुत ही सभ्य बना दिया, जिससे आरती के परिवार की महिलाओं को उसे धमकाने का मौका मिल गया। समधी जी, यह सब एक गलतफहमी है। दादी ने यश की मां की ओर घबराकर देखा और जल्दी से बोली, चलिए यहां तमाशा न बनाएं, हम कहीं और चलकर ठीक से बात करते हैं। गलतफहमी। यश की मां आगे बढ़ी और उसने यश को अपने पीछे कर लिया। उसकी निगाहें दादी की ओर पहले से कहीं अधिक ठंडी थीं। जब मेरे बेटे को आरती की बेवफाई के बारे में पता चला तो वह इतना परेशान हो गया कि उसकी लगभग एक कार दुर्घटना हो ही गई थी, और अब आप मुझे बता रही हैं कि यह एक गलतफहमी थी। अगर मेरे बेटे को उसके दोस्त ने न बचाया होता तो शायद वह अभी भी अस्पताल में पड़ा होता। आरती की बेवफाई एक सच्चाई है। यह मत कहिए कि वह छोटी है और नासमझ है या उसने बस एक छोटी सी गलती की है। भारत में 18 साल के लोग वयस्क माने जाते हैं और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। यह सुनकर दादी को बहुत धक्का लगा। उन्हें इस तरह की घटनाओं की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए यश के परिवार का इतना गुस्सा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यश की मां की बातें सुनकर आरती के पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अपनी गलती जानते हुए भी उसने आज सुबह बेशर्मी से यशवर्धन से शांत होने की विनती की थी। बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिरकार यशवर्धन मान गए थे और उन्होंने दोबारा सहयोग करने पर विचार किया था। लेकिन अचानक यशवर्धन को एक फोन आया जिसमें बताया गया कि आरती की दादी यश के लिए मुसीबत खड़ी करने के इरादे से अग्रवाल परिवार की कंपनी में गई हैं। अब जबकि उनकी मां ने इतना हंगामा मचा दिया था और आरती ने यश को धोखा दिया था और सारा दोष उस पर डाल दिया था, तो दोनों परिवारों के बीच सहयोग की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अपने परिवार के दिवालिया होने की आशंका से वह गुस्से से कांप उठे, लेकिन उन्होंने दादी पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह अपनी सारी नाराजगी केवल आरती पर ही निकाल सकते थे। वह अचानक आगे बढ़े और आरती के पास गए और फिर, बेशर्म, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। बिना कुछ और कहे आरती के पिता ने आरती को 2 बार जोर से थप्पड़ मार दिए, जिससे वह पूरी तरह सुन्न रह गई। जल्दी करो और यश और अपनी होने वाली सास से माफी मांगो। कोई जरूरत नहीं, मैं इसकी सास नहीं बन सकती, यश की मां ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारी बेटी ने सबके सामने कहा है कि हमारे दोनों परिवारों के बीच हुआ रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब हम भी सबके सामने इस सगाई को तोड़ने की घोषणा करते हैं। आज के बाद तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। देखिए, आरती के पिता का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वे अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मां को पहले सच पता नहीं चला होगा, वरना वह यश को यहां ढूंढने नहीं आती। क्या आप चुप रहिए, यश की मां ने ठंडे स्वर में कहा। यह मत कहिए कि आप इस स्थिति से अनजान थे। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि आरती इतने समय से हमारे बेटे का इस्तेमाल कर रही होगी। मेरा बेटा हर 3 महीने में आरती के लिए लाखों रुपए के गहने और कपड़े खरीदता था और उसकी पसंद पूरी करने के लिए अपने दोस्तों से अलग अलग संगीत कार्यक्रमों के VIP टिकट का भी जुगाड़ करता था। और आपकी प्यारी बेटी ने मेरे बेटे के खरीदे हुए कपड़े पहने और मेरे ही बेटे के लाए हुए टिकटों का इस्तेमाल करके दूसरे लड़कों के साथ मजे किए। वह मेरे बेटे को क्या समझती है? क्या वह उसे बेवकूफ समझती है? अशोक जी, हमने पहले सिर्फ आपके बुरे वक्त का फायदा उठाकर आपसे अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि हमें आपके परिवार के साथ अपने रिश्तों की परवाह थी, बल्कि इसलिए था कि हम आपसे जल्द से जल्द संबंध तोड़ना चाहते थे ताकि मेरे बेटे को वह सब याद ना आए। लेकिन अब जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो हमारे परिवार को निर्दयी होने के लिए दोष मत दीजिएगा। यह बोलते हुए यश की मां ने यशवर्धन की ओर मुड़कर देखा। सुनिए, चूंकि आरती का परिवार मेरे बेटे को खुलेआम परेशान कर रहा है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें फिर कभी वापस उठने का मौका न मिले। हालांकि यशवर्धन ने हमेशा कंपनी का प्रबंधन खुद ही किया था, लेकिन घर और फैसलों में यश की मां की बातों का भी काफी महत्व था।
अपने एक ही वाक्य से उन्होंने आरती के परिवार के बचने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे। यश, मां के साथ घर चलो और दवा लगाओ। यह कहने के बाद उसने यश का हाथ पकड़ा और पीछे मुड़े बिना कंपनी से बाहर चली गई। यशवर्धन ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। जब वे विराज के पास से गुजरे तो यशवर्धन ने सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। दरवाजे की ओर पीठ करके खड़े विराज ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अभिवादन का जवाब दिया। समधी जी, कृपया मुझे समझाने दीजिए। यह देखकर दादी तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़ी। आरती के पिता और आरती उनके ठीक पीछे पीछे भाग रहे थे। दोनों परिवारों के चले जाने के बाद वहां जमा भीड़ भी तितर बितर हो गई। कुछ समय बाद यश, जो अपने माता पिता के साथ अग्रवाल कंपनी छोड़कर चला गया था, उसने विराज को फोन किया। मैंने अपने पिताजी से सुना कि तुमने उन्हें और मेरी मां को संदेश भेजे थे। हाँ, मुझे चिंता थी कि अगर दादी ने हंगामा किया तो कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। धन्यवाद भाई, यश ने कुछ भावुक होकर कहा। मुझ पर तुम्हारा एक और एहसान हो गया। तुम मेरे साथ इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो? विराज ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। बस हमारी डील को याद रखना। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। यश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस दौरान मैंने भी बहुत कुछ समझ लिया है। जो मुझे पसंद है उसे छोड़कर दूसरों के पीछे भागने के बजाय बेहतर यही होगा कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूं। यही सही तरीका है सोचने का। 1 मिनट रुकना, मुझे एक और फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। विराज ने कॉलर आईडी पर दिव्या बंसल का नाम देखकर थोड़ी हैरानी जताई। अभी ऑफिस का समय था और दिव्या काम के समय उसे खुद से फोन नहीं करती थी। हेलो डार्लिंग, क्या बात है? विराज, क्या तुम आज रात खाली हो? क्यों नहीं? विराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों मैडम, क्या आप मेरे साथ अकेले में कुछ समय बिताने की योजना बना रही हैं? दिव्या कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मेरे दादाजी मुंबई आए हुए हैं। शाम 5 बजे अभय ने अपनी कार मुंबई शहर के बीचों बीच एक शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी की। विराज जल्दी से कार में बैठ गया। उसके हाथों में छोटे बड़े उपहारों से भरे कई बैग थे। डार्लिंग, दादाजी अचानक मुंबई कैसे आ गए? विराज ने मूल रूप से अपने करियर में कुछ प्रगति करने के बाद बंसल परिवार के मुखिया से मिलने के लिए दिव्या के साथ दिल्ली जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब दादाजी मुंबई आ गए थे तो वह उनसे मिलने से इनकार नहीं कर सकता था। दिव्या का फोन आने के बाद विराज दादाजी के लिए उपहार चुनने के लिए पास के एक शॉपिंग मॉल में गया था। दादाजी बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें गठिया है। हाल ही में दिल्ली में तापमान काफी गिर गया है और उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे कुछ समय के लिए मुंबई के एक हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में रहने आए हैं। बंसल परिवार के पास मुंबई में कई संपत्तियां थीं, जिनमें लानशान हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में एक अलग विला भी शामिल था। दरअसल दिव्या की विराज से पहली मुलाकात का संबंध भी उसके दादाजी के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए इसी रिसॉर्ट में जाने से था। अगर दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हमें उन्हें दिखाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? विराज ने वैद्य राजवर्धन के बारे में सोचते हुए कहा।